Hi everyone, welcome to Quantum Mind. So this is our class 9th of teaching methodology series. We have already completed our 8 classes of teaching methodology in which we have learned so many important questions and deal with many previous year questions too. And we will start it with more important questions. So let's start it. Question number first is, what does GAMAG stand for? गमक का क्या अर्थ है? फर्स्ट है ग्लोबल अलाइनमेंट ऑन मीडिया एंड जेंडर, मीडिया और लिंग पर वैश्विक संरेखन। सेकंड है ग्लोबल अलायंस ऑन मैस्कुलिन एंड जेंडर, पुरुषत्व और लिंग पर वैश्विक गठबंधन। थर्ड है ग्लोबल अलायंस ऑन मैस्कुलिनिटी एंड जेंडर, पुरुषत्व और लिंग पर वैश्विक गठबंधन। फोर्थ है ग्लोबल अलायंस ऑन मीडिया एंड जेंडर। तो देखिए जो गमक होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल अलायंस ऑन मीडिया एंड जेंडर। ठीक है, ग्लोबल अलायंस ऑन मीडिया एंड जेंडर, तो मीडिया और जेंडर पर वैश्विक गठबंधन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है, ये जो गमक है एक ग्लोबल मूवमेंट है। ग्लोबल मूवमेंट्स जो स्टार्ट की गई है प्रमोट करने के लिए किसको? जेंडर इक्वलिटी को। जो जेंडर भेदभाव होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको खत्म करने के लिए और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए इस जो गमक की शुरुआत हुई है इसको प्रमोट किया गया है। इसमें जो है मीडिया एंड आईसीटी की हेल्प ली जाती है किसको? जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मीडिया की हेल्प ली जाती है। तो ये ग्लोबल अलायंस है ऑन मीडिया एंड जेंडर, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच मेमोरी हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू रिकॉल समथिंग इमीडिएटली आफ्टर इट इज परसीव्ड। कौन सी स्मृति, कौन सी मेमोरी है जो किसी व्यक्ति को किसी चीज को समझने के तुरंत बाद, मतलब किसी ने कोई चीज समझी उसके तुरंत बाद वो उसे याद हो जाए, याद करने में मदद करती है। ठीक है, तो फर्स्ट है मिड टर्म मेमोरी। ये टाइप्स है मेमोरी के, मिड टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसमें आपको बहुत ही पुरानी चीजें भी याद रहती है, कई वर्षों की याद रहती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो कुछ सेकंड्स के लिए याद होती है कोई चीजें। सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति, तो यहाँ पे परसेप्शन की बात हो रही है, परसीव किया है उसने, इमीडिएटली वहां पे उसने रिकॉल कर लिया उस चीज को, तो वो होती है सेंसरी मेमोरी। जो सेंसेस में एकदम में उसे ना उस चीज को परसीव करके इमीडिएटली जो है रिकॉल कर लेना, वो होता है सेंसरी मेमोरी। संवेदी स्मृति, इसमें जो रिटेंशन टाइम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है सारी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। यहाँ पे परसेप्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है मेमोरी आएगी सेंसरी, और इसको एक और नाम है सेंसरी या फिर इमीडिएट मेमोरी भी आ सकता है, इमीडिएट मेमोरी। एक और इसका नाम होता है, वो होता है, एक तो हो गया सेंसरी मेमोरी, एक हो गया इमीडिएट मेमोरी, एक होता है फ्लीटिंग मेमोरी। फ्लीटिंग मेमोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज आर इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन नीति रचनावादी आकलन, रचनावादी आकलन की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें शामिल है? पहला है ओरल डिस्कशन, मौखिक चर्चा। सेकेंड है माइंड मैपिंग, एंड जो थर्ड है ये है प्री टेस्टिंग, पूर्व परीक्षण। तो देखिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट होता है उसमें ओरल डिस्कशन भी होता है, कोई टॉपिक किसी टीचर ने जो है दे दिया एंड उस पर जो है डिस्कशन हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। सेकेंड है माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग की जाती है कॉन्सेप्ट्स की, किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट किससे लिंक हो रहा है। प्री टेस्टिंग, पूर्व परीक्षण भी करता है, जो टीचर होता है वो चाइल्ड की नॉलेज को देखने के लिए उससे पहले जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी जो नॉलेज है उसका टेस्ट किया जाता है, प्री टेस्टिंग में इंक्लूडेड है। तो ऑल थ्री विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल विल बी करेक्ट। Question number 4 is which of the following are the characteristics of learner centered approach। यहाँ पे learner centered approach की बात हो रही है, student centered approach की बात हो रही है, जिसमें स्टूडेंट को केंद्र रख के जो है चीजें की जाएगी। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण कौन सा है? फर्स्ट है स्टूडेंट लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स, विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते। बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या है, एक दूसरे स्टूडेंट के बीच में, पीयर के बीच में डिस्कशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, जिससे जो है नॉलेज बढ़ रही है, लर्निंग हो रही है वहाँ पे। सेकेंड है अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन।
जो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अन्वेषण करने और प्रयोग करने के जो अवसर है प्रॉपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सो बोथ स्टेटमेंट जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को ही दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। फिफ्थ, विच फैक्टर इज डेवलप्ड इन चिल्ड्रन थ्रू ड्रामा। जो नाटक होता है उसके माध्यम से बच्चों में कौन सा कारक विकसित होता है, कौन सा कारक जो है डेवलप होता है। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास नाटक के द्वारा होता है। सेकंड है इमेजिनेशन एंड इमोशन, कल्पना और संवेग। थर्ड है फिजिकल एंड मेंटल। फोर्थ है टैलेंट एंड स्किल्स, प्रतिभा और कौशल। तो देखिए जो नाटक के माध्यम से जो सबसे ज्यादा है बच्चा कनेक्ट कर पाता है, इमेजिन कर पाता है सिचुएशन को, इमेजिनेशन होगा, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ रही है, वो सोचेगा अब क्या होगा, नेक्स्ट चीज क्या होगी, नेक्स्ट नाटक में कौन सा फेज आएगा, तो इमेजिन करता है उसको, प्रतिभा को, उसको जो इमेजिनेशन वहां पे उसके सामने चल रहा है उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है। इमोशंस, इमोशंस मतलब वो कनेक्ट कर पा रहा है उस चीज से, पूरे टाइम उसके इमोशन कनेक्टिविटी जो है इंक्रीज हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह के इमोशंस वहां पे क्रिएट हो रहे हैं ड्रामा के थ्रू। तो मेनली जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होती है चिल्ड्रन में थ्रू ड्रामा, वो होती है इमेजिनेशन एंड इमोशंस की। ठीक है, इमेजिनेशन एंड इमोशंस की जो है चिल्ड्रन ड्रामा देख के क्या होता है, इमेजिन कर पाता है और उसमें इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशंस आते हैं। Question number 6 is in which of the following teaching strategies does the student acquire the knowledge himself herself by discovering the facts himself herself supported by the guidance of the teacher। ऐसी कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है जिसमें जो स्टूडेंट है वो एक्वायर करता है ज्ञान को प्राप्त करता है बाय डिस्कवरिंग। यहाँ पे डिस्कवरिंग की बात हो रही है कि खुद जो है वो खोज कर रहा है फैक्ट्स को और खुद उससे सीख रहा है, और वहाँ पे गाइडेंस है किसकी, टीचर की गाइडेंस के अंडर कर रहा है वो ऐसा। फर्स्ट डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि है। सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। थर्ड इज ह्यूरिस्टिक मेथड एंड फोर्थ इज लेक्चर मेथड। तो आंसर होगा इसका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड में आती है डिस्कवरी लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, इसमें बात होती है डिस्कवरी लर्निंग की। ये जो होती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, बिकॉज खुद ही चाइल्ड जो है अपने आप एक्वायर कर रहा है नॉलेज को, डिस्कवरी खुद खोजबीन करके। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है एंड ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड लर्निंग भी होती है, इसमें एक्सपीरियंस से सीखता है, खुद एक्सपीरियंस करके चीजों को, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है। तो जहाँ पे बात हो जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग हो रही है, तो वहाँ पे बात आएगी ह्यूरिस्टिक मेथड की। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है मेनली वो होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके, अपने आप जो है सीख सके चीज़ों को, इंडिपेंडेंट लर्नर बन सके, और उसमें जो है थिंकिंग डेवलप हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके। तो इसमें लर्निंग प्रोसेस पे मेनली ध्यान दिया जाता है, नॉट जस्ट ऑन गैदरिंग नॉलेज, कि सिर्फ उसको नॉलेज ज्ञान नहीं मिल रहा है, इसके बजाय जो पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसे किस तरह से जो है एफर्ट्स किए हैं, खोजबीन की है, खुद डिस्कवर किया है चीज़ों को, और जिसके बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मेन एम्फेसिस इज ऑन लर्निंग प्रोसेस रेदर देन ऑन गेनिंग नॉलेज, राइट। तो ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे किस दिवस कब मनाया जाता है। पहला है March 5, सेकेंड है March 6, थर्ड है March 7 एंड फोर्थ है March 8। तो 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा नेचर नहीं है साइंस का। फर्स्ट है साइंस इज बोथ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अ प्रोसेस। विज्ञान ज्ञान का एक निकाय और एक प्रक्रिया दोनों है। बिल्कुल सही बात है कि एक बॉडी है नॉलेज की और प्रोसेसेस पे भी ध्यान दिया जाता है। सेकेंड है साइंस इज अ कम्युनिटी एंटरप्राइज। विज्ञान एक सामुदायिक उद्यम है, कम्युनिटी बेस्ड होता है, पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, कभी भी हम किसी की बात करते हैं तो सामुदायिक उद्यम है ये। थर्ड है साइंस इज नॉट फॉर एवरीबडी। आपसे पूछा नॉट अ नेचर ऑफ साइंस कि कौन सा नहीं है, तो नॉट फॉर एवरीबडी का क्या मतलब है, सबके लिए होती है विज्ञान, तो हर किसी के लिए ना, विज्ञान हर किसी की लाइफ में यूज हो रहा है, तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
फोर्थ था साइंस इज अ ग्लोबल ह्यूमन एंडीवर, या विज्ञान जो है एक वैश्विक मानव प्रयास है, ये पूरा वैश्विक के बारे में होगा, कम्युनिटी बेस्ड होगा और एवरीवन के लिए जो है साइंस होती है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका कि नॉट अ नेचर ऑफ साइंस है। ठीक है। नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। पहला है लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, लर्निंग अधिगम लक्ष्य निर्देशित होता है। कोई भी चीज सीखते ही हमारा लक्ष्य जो है निर्धारित रहता है कि हमें जो ये चीज सीखनी है और इसके लिए लर्निंग करनी है। सेकेंड है लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। आपसे पूछे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो देखिए नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, ये गलत चीज है। लर्निंग जो होती है वो एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव मतलब एक सक्रिय जो प्रक्रिया है वो होगी, निष्क्रिय नहीं होगी। एक्टिव लर्निंग से क्या है, नॉलेज बढ़ती है, उससे बच्चा अच्छे से सीखता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है जहाँ पे ये नहीं कि जो टीचर है उसने सिर्फ उसको बोल दिया है एंड टीचर को वो चीज़ें बच्चे को जो वो चीज़ें याद करनी है। इसमें जो एक्टिव भूमिका होगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, बच्चा खुद डिस्कवर करेगा चीज़ों को, खुद सीखेगा, खुद एक्टिविटीज़ करेगा, तो उसकी जो लर्निंग है वो प्रॉपर होगी। तो लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड था लर्निंग इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो इंडिविजुअल की लर्निंग होती है वो आउटकम होता है कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, चीज़ों से सीख रहा है, उसके अपने वातावरण से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, दोस्तों से कैसे कर रहा है, चीज़ों से कैसे कर रहा है, उसके माध्यम से उसकी लर्निंग जो है वो डेवलप होती है। फोर्थ है लर्निंग इज इंटेंशनल, अधिगम इच्छा अनुरूप है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो है अपने इच्छा के अनुसार जो चीज़ें आपको सीखनी होती है वो सीखते हैं। तो लर्निंग इज इंटेंशनल होती है। ठीक है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सेकेंड। Number 10th is which of the following co-curricular activities is not related to the motor development ऑफ स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सामग्री क्रिया छात्रों के मोटर विकास से संबंधित नहीं है। कौन सी संबंधित नहीं है। मोटर डेवलपमेंट मतलब उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, कि उसमें वो बॉडी का कैसे यूज कर रहा है, हैंड्स का कैसे यूज कर रहा है, उसकी फिजिकल स्किल्स कैसे डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट है इसमें क्ले मॉडलिंग। क्ले की हमने कल भी बात की थी कि क्ले में उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो होता है, उसमें क्वेश्चन था। तो मोटर डेवलपमेंट इंक्रीज होता है क्ले मॉडलिंग से। क्ले मॉडलिंग के माध्यम से जो बच्चा है उसकी फिंगर का कोऑर्डिनेशन बनेगा, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर बनाने, स्कल्पचर तैयार करने हैं। तो क्ले मॉडलिंग से मोटर डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है किचन एंड फ्लावर गार्डनिंग, रसोई बागवानी तथा फूल बागवानी। तो जब गार्डनिंग करते हैं उसमें भी हैंड्स की मूवमेंट होती है पूरा प्रॉपर, तो वहाँ पे भी मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या है, रीड करना है ओनली, वहाँ पे कोई ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो आप, कोई आपकी जो मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है। फोर्थ है बुक बाइंडिंग। बाइंडिंग के प्रोसेस में क्या है, पूरा आपकी फिंगर की मूवमेंट होगी, आप उसको अलग अलग वे में जो है आपका मोटर डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बाइंडिंग में एफर्ट्स लगते हैं। तो वहाँ पे भी आपका जो है मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल्स जो है यहाँ पे आती है आपकी, जो मोटर फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें कि कौन कौन सी आती है मोटर डेवलपमेंट में। एक होता है फाइन मोटर स्किल्स होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें ओवरऑल बात की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले मॉडलिंग से भी बढ़ता है मोटर डेवलपमेंट, किचन एंड फ्लावर गार्डनिंग से भी बढ़ता है, बुक बाइंडिंग से भी बढ़ता है, बट न्यूज़पेपर रीडिंग से जो है मोटर डेवलपमेंट संबंधित नहीं है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।